नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वे हिंदी साहित्य की जाने मानी लेखिका अनामिका जी की बेजगह कविता है। वे अनुवादक, कवि एवं प्रसिद्ध आलोचक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है वे। 2021 में उनके काव्य संग्रह टोकरी में दिगंध के लिए ही ये पुरस्कार मिला था। उनकी काव्य व गद्य कृतियों में बहुत सारे अनमोल मोतियां हैं। स्त्री विमर्श पर भी उनका लंबा लेखन है। मन मांझने की ज़रूरत, स्त्री का मानचित्र, पानी जो पत्थर पीता है आदि उनकी विमर्शात्मक रचनाएं हैं। गलत पते की चिट्ठी, धूपधान, कविता में औरत आदि उनकी कविताएं हैं। 10 द्वारे का पिंजरा, आईना सास, तिनका तिनके पास आदि उनके उपन्यास हैं। वे कई सम्मानों से भी अलंकृत हुए हैं, जैसे राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, परंपरा सम्मान आदि कई सम्मानों से भी वे अलंकृत हो चुके हैं। अनामिका जी की खासियत यह है कि वे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर होते हुए भी वे हिंदी में अपना योगदान, बहुत सारा योगदान दिया है और वे अच्छी तरह कविता पाठ भी करती हैं। जब भी वे कुछ भी बोलते हैं तब एक कविता पढ़ने जैसे लगता है। तो एक विनम्र और बहुत मिलनसार स्वभाव की हैं वे। आइए हम उनकी कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है बेजगह। बेजगह। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। देखिए, इन कविताओं के माध्यम से कवयित्री ने महिलाओं की जो स्थिति है उसको बहुत गहराई से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किसी श्लोक का अर्थ बताते हुए एक संस्कृत टीचर बता रहे हैं कि अपनी जगह से गिरकर केश, औरतें और नाखून कहीं के नहीं रह जाते हैं। देखिए, बाल जब कटकर गिर जाए तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। बाल की शोभा तभी है जब वो अपनी सही जगह पर हो, यानी सर पे हो। इस तरह जब नाखून कटा यानी उंगली से वो हट जाने पर बिल्कुल वो फेंकने लायक हो जाता है। स्त्रियों की स्थिति भी ऐसी है। स्त्री अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रह जाती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। अपने टीचर द्वारा पढ़ाया गया पाठ सुनकर वे जमकर बैठ जाती थी। वे बिल्कुल डरे हुए थे क्योंकि अपने टीचर द्वारा ही ये पाठ पढ़ाया था। आगे देखिए। जगह जगह क्या होती हैं ये वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। आपने सुना होगा वर्जीनिया वुल्फ ने अपना कमरा नामक किताब में लिखा था, स्त्रियां पैदा नहीं होती, उसे बनाई जाती हैं। हमारे समाज ने स्त्री को एक मनुष्य के रूप में नहीं देखा है। हमारे समाज जाति, धर्म और पितृसत्ता पर ही आधारित है। पितृसत्ता ने सारे नियम, सारी परंपराएं अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाई है और वे सब स्त्री के खिलाफ हैं। पितृसत्ता के तहत स्त्री को अकेली और पृथक कोई अस्मिता ही नहीं होती है। हर जगह उसकी स्थिति पुरुष के सापेक्ष और उसके साथ संबंध के तहत ही परिभाषित होती हैं। पैदा होने से ही या बचपन से ही स्कूलों में, बाहर, सब कहीं उसे दोयम दर्जे में रखा गया है। उसे ऐसा सिखाया गया कि स्त्रियों को पुरुषों की सेवा करना ही चाहिए। जब घर पे हो तो भाई पिता की सेवा करें, ससुराल आया तो वह पति की सेवा करें,
उसे कोई नया घर बना तो उसका कोई कमरा ही नहीं है। तो इस प्रकार सब कहीं उसकी स्थिति जो है दोयम दर्जे की है, उसका कोई स्पेस नहीं है, उसका कोई कोना नहीं है, जगह नहीं है, उसका कोई घर नहीं है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का, याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है, राम देखिए तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। इन पंक्तियों में ये दिखाया है कि यहाँ लड़के को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जितना सफाई का काम है तो वो लड़की से बोल रहे हैं, और खाना खाने का और नए घर में कमरा ये सब लड़के को मिल रहे हैं, और लड़की से सफाई करने का काम सब बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ श्रम का लैंगिक विभाजन हुआ है। मतलब लिंग के अनुसार श्रम का विभाजन हमारे समाज में आज भी हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, जो दोयम दर्जे का काम समझे गए हैं, जैसे साफ़ सफाई का हो और खाना पकाने का, तो इस तरह का काम लड़कियों से कह रहे हैं, करने को कह रहे हैं। और बाहर की दुनिया जैसे स्कूल जाना, मिठाई खाना, सुख सुविधाएं, ये सब लड़के के हिस्से में आए हैं। लड़की यहाँ पूछती भी है, माँ अपना कमरा कहाँ है? तो माँ का कहना था, ओ पगली, लड़कियाँ हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। मतलब पाठशाला में ही नहीं, अपने ही घर में इस तरह का विभाजन हो रहा है। उसे कोई जगह नहीं मिल रहा है, घर पर भी उसका कोई जगह नहीं है। यानी माँ बोल रही हैं, लड़कियाँ हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जैसे हवा धूप और मिट्टी की बात है तो वो कहीं भी स्थिर नहीं रहते हैं, वे सदा चलायमान है। तो स्त्री की भी स्थिति ये है कि उसे अपना कोई जगह नहीं है, तो जगह से वो हमेशा वंचित रहती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन सी जगह। जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन सी जगह। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी, एकदम से बुहार दी जाने वाली। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी, एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे दर छूटे, छूट गए लोग बाग, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे, छूटती गई जगहें। घर छूटे दर छूटे, छूट गए लोग बाग, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे, छूटती गई जगहें। इन पंक्तियों में आप देखिए, उसकी कोई जगह, स्त्री की कोई जगह शुरू से ही बता नहीं दिया था। सारी चीज़ें उससे छूट गई हैं, वो बिल्कुल छूट गए, बालों की जैसे बन गई हैं, नाखूनों जैसे बन गई हैं। कुछ सवाल भी पीछे पड़े थे वे भी छूट गए हैं। मतलब उनके पीछे, यानी उनके मन में कई सवाल थे कि उनके मन में ऐसी कई शंकाएं थी, सवाल थी, जैसे हमारा कोई घर है या हमारा कोई कमरा है, हमारा कोई नया घर है, ऐसे सवाल भी उससे छूट गए हैं। वो बिल्कुल छूट जाते वक्त कटे हुए नाखून और कंघी में अटके बाल
कैसे हो जाती हैं, बेफिजूल बन जाती है ना, तो उसी प्रकार वो भी बुहार दी जाने वाली होती हैं। बुहार देना मीन्स सफाई या झाड़ू मारना, इस तरह के लिए प्रयोग किया है। तो इस तरह वो भी बुहार दी जाने वाली चीज़ के समान बन जाती हैं। इस कविता के माध्यम से लेखिका ये बता रही हैं कि अपनी जगह से स्त्री किस प्रकार हटाया जा रहा है। तो अपने बचपन से ही स्त्रियों को, लड़कियों को, यानी लड़कियों को इस प्रकार का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लड़की कहीं के नहीं रहते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरह अपने अस्मिता से वंचित, जगहहीन, बुहार देने योग्य चीज़ समझ रहे हैं स्त्री को। तो आज के इस समाज में भी इस तरह का विभाजन हो रहा है। स्त्री के प्रति समाज की जो मानसिकता है वो आज भी बिल्कुल नहीं बदली है। तो स्त्री को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अथक परिश्रम करके, शिक्षा प्राप्त करके अपनी स्थिति से उसे दूर रहना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को पढ़ना यानी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो कुछ सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। परीक्षा में भी आपसे इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बेजगह कविता की लेखिका कौन है। हम सबको पता है ये हिंदी साहित्य की जाने मानी लेखिका अनामिका जी की हैं। तो उनके बारे में वीडियो के पहले हमने बता दिया था, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरा सवाल, कविता की विषय वस्तु क्या है। कविता की विषय वस्तु ये हैं कि स्त्रियां समाज में दोयम दर्जे की हैं। उनको दोयम दर्जे की दरअसल ऐसे बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं, उसे ये पढ़ाया जाता है और उसे ये सिखाया जाता है कि स्त्री को क्या करना चाहिए और पुरुष को क्या करना चाहिए। तो बचपन से ही उसे इस तरह का पाठ सिखाया जा रहा है। पहले उनसे कहा कि परिवार में उनका ये दायित्व है और वहाँ जाकर इनका ये दायित्व है। तो इस तरह का एक स्कूलिंग होती है स्त्री की, तो उस पर ये कविता लिखी गई है। तो ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे कविता में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। तो यहाँ स्त्री की समस्या बताई गई है और हमने कहा था ना, लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये भी आप इस पे लिख सकते हैं। और कविता की भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें आप देखिए एक ही संस्कृत निष्ठ शब्द आया है। जैसे अन्वय एक संस्कृत निष्ठ शब्द है। बाकी सारे जितने शब्द हैं हिंदी के आम बोलचाल के शब्द हैं। और इस कविता की सबसे बड़ी खासियत भी यह है कि ये सामान्य बोलचाल की भाषा है, जिसमें बड़े मुद्दे की बात कही है। इतना कहकर मेरा ये छोटा सा क्लास यहाँ समेट लेती हूँ। सबको धन्यवाद।